बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलना तो मुझे कल था और चीज़ें भी बहुत चैलेंजेस, बहुत सी चीज़ें थीं जो करनी थी, लेकिन कोई इमरजेंसी है तो आई हैव टू रश बैक। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ आई हूँ तो कुछ ना कुछ बोल जाऊँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अचकज़ई साहब की कि जो ख़ास तौर पे कराची आए और उन्होंने मुझे दावत दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। ये टॉपिक ऐसा था कि मैं नहीं समझती कि इससे कोई भी इनकार कर सकता था, बल्कि आज हॉल की हालत देख के मुझे ये है कि उस आइन के लिए तो जिसकी ज़रूरत ऊपर से लेके हर इदारे से लेके, क्योंकि हर इदारा भी ताकत इसी आइन से लेता है। मैं अपने हकूक या राह चलते हमारे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगर उसके हकूक हैं तो वो यहाँ से मिलते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा था कि मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने सहाफ़त की दुनिया में आँख खोली। पहला रीजनल न्यूज़पेपर मेरे वालिद निकालते थे और मेरे फैमिली के बहुत से मीडिया हाउसेस, ग्रुप्स हैं। मेरी शादी हुई एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा, क्योंकि यहाँ वकला बरादरी बैठी है तो वो अच्छी तरह उनको जानते हैं, पहचानते हैं कि बहुत करीब से उस इंसाफ को और कोर्टों को भी देखने का मौका मिला। और सियासी मुर्शिद कहूँ या ये कहूँ कि सियासत में पहला कदम मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिस पार्टी ने आइन दिया था इस मुल्क को और जिसको उठा के बार बार उस पार्टी का ये कहती थी कि हम आइन देने वाले हैं, उसमें मैंने सियासत में पहला कदम रखा। और 5 दफा मुश्किल तरीन हालात में जनरल इलेक्शन करके 1997 में इसी तरह एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दे दी गई और हम श्रिंक होके 17 मेंबर उस पाल ऐवान में बैठे थे जहां सिर्फ 3 खवातीन थीं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और मैं। और क्योंकि फिर एग्जाइल में चली गई बीवी और उनके साथ मोहतरमा वो आंटी नुसरत भुट्टो भी चली गई, तो बहरहाल मैं एक अकेली, और मैं जो कुछ वहाँ पे मेरा किरदार है या ऐवान में मेरा जो किरदार रहा वो आप सबसे छुपावा नहीं है, मुझे कुछ उसके हवाले से बोलने की ज़रूरत नहीं है। एज अ स्पीकर जो मेरा रोल रहा, मैंने वाकई, क्योंकि बहुत से दानिश्वरों को यहाँ सुना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस इदारे को एक इदारा बना के जाऊं, और जिसके लिए उस दौर का अगर आप उठा के देखें तो जितना अपोजिशन को मौका मिला उस दौर में बात करने का और 18वीं तरमीम का आना, कि मुझसे तो मेरी पार्टी नाराज हो जाती थी कि आप इतना टाइम अपोजिशन को देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती अगर आज मुझे एतजाज साहब भी यहाँ नजर आते, रजा रब्बानी साहब भी नजर आते, वो सब चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी के जो हैं, और मैं उनको मानती हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और यकीन मानिए कि बीवी से, अगर मजहब मेरा इस्लाम है और मजहब को जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई मुझे सेपरेट चीज नजर आती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी। तो जिसने मुझे वो सिखाया, उस रास्ते पे चलना सिखाया कि जमहूरियत आइन का तहफ़्फ़ुज़, जिसकी लिए मैंने 5 दफा ओथ, वो जो ओथ
यहाँ पे आज हुकूमती अरकानों को भी होना चाहिए था, क्योंकि ओथ तो वो भी उठाए बैठे हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज आए या सिर्फ वो वकला आए। उस आइन को हमेशा से थ्रेट था, है और रहेगा। और आज हम जितने मसाइल की बात करते हैं वो उस मसाइल का हल उसी आइन में मौजूद है। तो मैं जब उस सेक्रेट आइन को फॉलो कर रही थी तो जिन लोगों ने, जो देने वाले थे, उन्होंने ही अपना ईमान बदल डाला। उस पार्टी ने अपना ईमान बदल डाला और आज ऐसे कवानीन और ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। मैं आर्टिकल 3 की भी बात हुई, मैं 3, 4, 8, 9, 10, 10A, 11, मतलब मैं बोलती चली जाऊं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, मैं किस आर्टिकल की बात करूं? आप पूरा का पूरा आइन लपेट के और दफन कर दिया गया है। देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसी रियासत और अवाम के बीच में। और कहीं अगर आइन ना हो, और शायद यही है जो आज हमारे सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को जोड़े बैठी है। मैं यकीन दिलाती हूं यहां हल की बात हो रही है। देखिए, बचपन से हम भी ये कोट सुनते रहे कि चर्चिल ने कहा था कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन अगर कोर्टें इंसाफ दे रही हैं तो आपका मुल्क तबाह नहीं होगा। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई और उस जमहूरी पार्टियों ने जो इस स्ट्रगल से गुजरी हैं, जो हर उस कहते रही हूं कि मुझे तो सिखाया उन लोगों ने था, और आज आप देखिए कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल में आज किसी को जुडिशरी में, अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने थे तो आपने लोअर जुडिशरी से शुरू करना था। आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन, खुदारा मैं आपसे कहती हूं, और मेरी नजर में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई इदारा इस मुल्क में है, या आपका माइक, अगर इस मुल्क में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर मेरी नजर में था, वो थी मीडिया। दे वर द किंग मेकर्स। उनके पास वो आजादी थी और वो हुकूमतें बनाते और गिराते थे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, और मैं तो ये समझती हूं कि मीडिया ने सिंध को तो बिल्कुल ही भुला दिया था। ये तो मैं शुक्रिया अदा करती हूं, अचकजई साहब आए और उनके साथ पीटीआई के भी डेलीगेशन आया कि सिंध की तरफ फोकस लाए। वरना जहां पे आज हमसे पानी भी, पहले भी पानी नहीं था, लेकिन कहां गई सीसीआई? हमें बार बार मीडिया ये कहती थी, मैं जब स्पीकर थी और जब उसके बाद मैं आईपीसी के मिनिस्टर बनी, मैंने वहां भी आते ही पहले परमानेंट सेक्रेटेरिएट दिया सीसीआई को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वादा है। वो इदारा था 28 कि सीसीआई में ये फैसले होने चाहिए थे। बेटा, ये माइक ऑन होगा कि नहीं? आर्टिकल 154 आपको 90 दिन में बुलानी है सीसीआई। क्या उस आर्टिकल की पासदारी हो रही है? 155 कि पानी के इशू तो आपने सीसीआई में लेके जाने थे,
آپ نے وہ بھی نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارے کو الزام دوں۔ میں آج ان اداروں کو جو ان کے پیچھے ان کی آڑ میں لیتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ کسی نے بات کی کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیجئے، تو میڈیا سے بھی میں کہتی ہوں آپ کا بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ انصاف دلواتے ہیں، آپ نے چودھری افتخار کی جو تھی ساری جدوجہد، وہ آپ نے کامیاب کرائی تھی۔ اگر اسی طرح آج آپ کے منہ بند کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ آ گئی، تب آپ نے شور مچانا شروع کیا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایک کو، لیکن میں اس میں حل دے رہی ہوں آپ کو۔ میں کہتی ہوں کہ ہر ادارہ اگر اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرے، پارلیمنٹ، آج پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سول ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ڈکٹیٹر کا تو ہم بات کہتے ہیں، لیکن اگر جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں آئے گی تو آپ کے بھیڑ بکری کی طرح ایم این ایز وہ آئیں گے اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی امینڈمنٹ، کسی بھی لا پہ اپنا سائن۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت چاہیے، ڈسینٹ کو برداشت کیجئے۔ اگر آپ نے انہیں نہیں سننا اور بھیڑ بکریوں کی طرح چلانے ہیں تو وہ سپریم ادارے نہیں ہیں، وہ ادارے سپریم نہیں ہیں جہاں عقل اور دماغ کا استعمال نہ کر سکیں۔ آپ نے، میں یہاں زبیری صاحب نے بات کی کہ سندھ میں الیکشنز کی بات، میں اپنی بات میں ہمیشہ کم کرتی ہوں۔ میں نے نہیں آ کے میڈیا پہ کہا کہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اور 218 آرٹیکل کلاس 2 اور 3 کیا اس کی وائیولیشن ہوئی؟ عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا ہے۔ اس الیکشن میں مجھے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سمبل ہی الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، اور جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بولا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے ہیں، پیپر ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرا نہیں کر سکتے۔ اور الیکشن والے دن جب وہاں لوگوں نے دیکھا تو اس بیلٹ پیپر پہ میرا نام اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز سمبل تھا۔ میں کیمپیننگ کر رہی ہوں جی ڈی اے کی، میں ممبر ہوں جی ڈی اے کی، میرے پارٹی پریزیڈنٹ نے، انہوں نے میرے لیے ٹکٹ کے لیے لکھا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ ان کو یہ نشان دیا جائے۔ مجھے کورٹوں میں جانا پڑا کہ بھائی مجھے نشان دے دو، اب ہفتہ رہ گیا، میں کیمپیننگ تو کر رہی ہوں اپنے سمبل کی، سٹار کی، لیکن جب میں وہاں الیکشن والے دن جب لوگ جاتے ہیں اندر تو دیکھتے ہیں کہ میرے نام کے آگے ہوائی جہاز، جو فون کرنا چاہیں تو کوئی فون بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہم جیسے لوگ برداشت نہیں ہیں، اور میں نے یقین مانیے کورٹوں میں بھی چیلنج نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں، شاید نام لینے ہیں، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ لیکن جب 20 امینڈمنٹ آئی تب میں کورٹ میں گئی ہوں، کیونکہ میں اگر آپٹیمسٹ ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ ہماری آنے والی جنریشنز بھی ہوپلیسنس کا شکار ہو جائیں، اور جوڈیشری کی وجہ سے آج ہماری آنے والی نسلیں
60% से ऊपर आपके पास बल रहा है, और लोग किन रास्तों से मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैंने नहीं छोड़ के जाना, और मैं नहीं में थे या पीपल्स पार्टी में रहते हुए मैंने, आज मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि बेटा हम इस मुल्क में रहे, लेकिन अगर, क्योंकि आज अगर जुडिशरी आप लोग अपनी मंजिलें ढूंढो, लेकिन वो मेरे बच्चे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हमें यहां हल तलाश करने हैं। और अब मैं हल की तरफ आते हुए, क्योंकि शायद आपके पास टाइम का कमी है जी, तो मैं ये कहती हूं, कभी कोई एक इदारे को इल्जाम देता है, कभी कोई दूसरे इदारे को इल्जाम देता है। जिस जिसको मौका मिला उसने अपने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में, चाहे सियासतदान हो, पर मेरी नजर में सियासतदान सबसे ज्यादा कमजोर हैं। चाहे आप मुझे काला दिखा दें या आप मुझे गोरा दिखा दें, ये आप लोगों के हाथ में है। तो अगर मीडिया, जुडिशरी, पार्लियामेंट, फौज, ब्यूरोक्रेसी, इन सारे इदारों को आपको एक टेबल पे उनको आना चाहिए, आना पड़ेगा। और मेरी नजर में अगर कोई हल है तो ऐसा कोई इदारा हो, कोई ऐसी मेजबानी करे कि जिसमें इन सबको टेबल पे ला के बिठाए। बीबी कहती थी कि इस मुल्क को ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। मेरी नजर में उसकी बहुत आज शिद्दत से जरूरत है। हमारा यूथ बल्ज 65% आपके पास यूथ है, जो बहुत बड़ा, मैं समझती हूं अगर एसेट है तो उतनी ही बड़ी एम्यूनेशन है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आज अगर बलूचिस्तान जल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा या वजीरिस्तान जल रहा है, यकीन मानिए कि सिंध में भी अंदर ही अंदर लावा उबल रहा है। लोगों की एहसास महरूमी इतनी बढ़ गई है, लेकिन अगर ये गुलामी की निशानियां जब हो जाती हैं कि आप बोलने में डरें, तो आप अगर बोल लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो तो पॉजिटिव बात है। आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए रास्ते रोके जा रहे थे, भाई क्या करना था, हमने बात करनी थी। हम इस मुल्क के हमदर्द हैं, हम चाहते हैं कि कोई हल निकाले। फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए, हमें हल निकालने हैं, और उस हल के लिए आप लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। कभी कोई कहता है ये उस पार्टी में जा, कहता है ये इधर जा रही हैं, ये भाई मैं कह रही हूं मैं पाकिस्तान की पार्टी, और मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें। चाहे वो फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट हो, पर खुदारा ये जो एक पर्दा है, दिख भी रहे, सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं वाली, ऐवान कैसे चल रही कि जमहूरियत के इदारे हैं। खुदारा इसका जितना जल्दी हल सोचा जाए। नहीं चाहती कि यहां की मायूस
پوری دنیا میں لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل یا کسی حوالے سے کوئی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی دیکھ لیں یا جوڈیشری کے حوالے سے